अस्सलाम वालेकुम। आज हमने नॉर्म स्पेस का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है नॉर्म स्पेस। इससे पहले हम हिल्बर्ट स्पेस को डिस्कस कर चुके हैं और डिकम्पोजिशन इन हिल्बर्ट स्पेस। नेक्स्ट हमारा नॉर्म स्पेस है। ये चैप्टर काफी इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से, बट जो भी एमसीक्यूज आते जाएंगे वो मैं आपको साथ साथ करवाती जाऊंगी। और उसके अलावा आज हमने इसका लास्ट चैप्टर पढ़ना है। बिकॉज फंक्शनल आपको पता है शॉर्ट सी बुक है, इसमें इतना सिलेबस करने वाला नहीं होता। कल हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे और परसों पास पेपर्स के एमसीक्यूज करेंगे और फ्राइडे जो है वो हमारा क्विज होगा। सो आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नॉर्म स्पेस में जाहिर बात है मेन चीज डेफिनेशन है। पेपर में नॉर्म स्पेस से तकरीबन 4 से 5 स्टेटमेंट ही पूछी गई है थ्योरम्स की। डेफिनेशन या कोई एग्जांपल इस तरह से रिलेटेड वैसे तो कोई चीज नहीं आई हुई, बट आपने इमरजेंसी के केस में सब कुछ तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको नॉर्म की डेफिनेशन आनी चाहिए कि नॉर्म स्पेस हमारे पास क्या होता है। सपोज करते हैं कि एन हमारे पास एक लीनियर स्पेस है। लीनियर स्पेस का मतलब है कि वो वेक्टर स्पेस है और फील्ड जो हम उस पर डिफाइन कर रहे हैं वो रियल्स और कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड है। हम कहेंगे कि एन हमारे पास एक नॉर्म स्पेस है, लेकिन तब नॉर्म स्पेस है जब ये हमारे पास कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास जो हम नॉर्म डिफाइन कर रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए आपको सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करना है, और ये फंक्शन जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर से आर की तरफ होगा। ये चीज आपने याद रखनी है। जबकि यहाँ पे डॉट के ऊपर जो डबल बार बना हुआ है ये हमारे पास नॉर्म को शो कर रहा है। डॉट का मतलब है कि इसमें कोई भी एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। अब आपने क्या करना है, नॉर्म कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, जैसे मॉड्यूलस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सिमिलरली नॉर्म की भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी नॉर्म की ये है कि नॉर्म हमारे पास पॉजिटिव होता है। जैसे मॉड्यूलस की वैल्यू होती है कि मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव होता है, सिमिलरली नॉर्म भी हमारे पास पॉजिटिव है। अगर आपको कुछ मीट्रिक की स्टेटमेंट याद हो, मीट्रिक स्पेसिस की, उसकी भी सबसे पहली प्रॉपर्टी ये थी कि मीट्रिक जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है। और उसकी सेकंड प्रॉपर्टी ये होती है कि जो हमारे पास नॉर्म है वो इक्वल टू जीरो है इफ एंड ओनली एक्स इक्वल्स टू जीरो। जाहिर बात है, खुद आपको पता है कि ये नॉर्म तभी जीरो के इक्वल होगा जब अंदर वाला एलिमेंट जीरो हो। अदरवाइज तो इसके जीरो होने का कोई चांस नहीं है। वैसे अक्सर बुक्स में इसको एक प्रॉपर्टी कहा जाता है, इसको सेकंड प्रॉपर्टी कहा जाता है, और फिर ये थर्ड आ जाती है, ये फोर्थ आ जाती है। लेकिन आपकी मर्जी है, आप जैसे भी करें, इसको बेशक इस पूरी को वन कह दें, कोई मसला नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी स्केलर को किसी हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका नॉर्म लें, तो ये हमारे पास ए का मॉड्यूलस, डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, एक्स का नॉर्म आ जाएगा। ए हमारे पास कोई फील्ड का एलिमेंट है और एक्स हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। अब आपको इस चीज को देख के साफ लग रहा होगा कि नॉर्म स्पेस का वेक्टर स्पेस के साथ कोई लिंक है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके थे कि हमारे पास जो नॉर्म नॉर्म स्पेस है वो एक वेक्टर स्पेस होती है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था, एक टेबल के थ्रू समझाया था, जिसमें मैंने इनर प्रोडक्ट का, टोपोलॉजिकल स्पेस का, मीट्रिक का, नॉर्म का रिलेशनशिप बताया था। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि इसे कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी में ये होता है कि एक्स प्लस वाई का नॉर्म लेस देन इक्वल्स टू एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म। इसको याद कीजिएगा क्योंकि ये काफी बार आ चुकी है। सेम एमसीक्यूज में ऐसे आता है, उसने ये चीज लिखी होती है, फिर उसके बाद उसने क्वेश्चन मार्क लिखा होता है, फिर ए ऑप्शन में उसने यहाँ पे एक तो ग्रेटर का साइन दिया होता है यहाँ पे, फिर उसके बाद ये प्रॉपर्टी लिखी होती है। किसी में उसने लेस देन नॉट इक्वल का साइन दिया होता है, किसी में उसने सबसेट का साइन दिया होता है, और फिर ये चीज लिखी होती है। ये अक्सर औकात इसका नाम भी पूछा जाता है। और नाम वो इसलिए पूछता है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं काशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में और इस प्रॉपर्टी के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये चीज याद रखिएगा, काशी श्वार्ट्ज में हम क्या करते हैं, काशी श्वार्ट्ज में आप इसका इनर प्रोडक्ट लेके फिर मोड लिखते हो ऐसे करके, और फिर उसके बाद वो आपके पास इक्वल होता है, इधर मल्टीप्लाई का साइन आता है। काशी श्वार्ट्ज में ऐसे होता है। और ये जो नॉर्म की
प्रॉपर्टी है उसमें ऐसे होता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज में मिक्सअप हो जाता है, बिकॉज जब आप एंड में जाएंगे सब कुछ पढ़ने के बाद आपको थोड़ा बहुत मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वजह से मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ काशिश आर्ट्स में और इसमें, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हमारे पास ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास नॉर्म है, यानी कि ये जो एन कोमा नॉर्म का साइन है, ये हमारे पास एक नॉर्म स्पेस बना रहा है। इसके बाद आपने इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट याद रखना है। सबसे पहला नोट ये है इसमें कि अगर हम -x का नॉर्म लें तो वो सिंपल x होता है। अक्सर स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि ये जो -x लिखा हुआ है वो इसको कहते हैं कि माइनस आ जाएगा बाहर। वो इसलिए सोचते हैं क्योंकि वो कहते हैं पहली बार मोड़ लिया तो नेगेटिव आ गया, दूसरी बार जब मोड़ लिया तो वो फिर रिवर्स हो गया, फिर नेगेटिव आ गया। वो ये कंफ्यूजन हो जाती है उनको इसके अंदर। तो आप इसको ये समझे कि इसका मतलब है कि स्ट्रिक्टली पॉजिटिव जो सिंपल मोड होता है उसका मतलब है ठीक है पॉजिटिव है, लेकिन डबल बार अगर मोड आ जाए तो इसका मतलब ये समझें कि ये हमारे पास स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, कोई सूरत नहीं है कि वैल्यू हमारे पास नेगेटिव हो जाए। तो ये सोच के भी आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी ये सेकंड प्रॉपर्टी मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताई थी जब मैंने दोनों का रिलेशनशिप बताया था कि नॉर्म स्पेस हमारे पास मीट्रिक स्पेस है। वहां पर मैंने फिर मीट्रिक की प्रॉपर्टीज को भी प्रूव करके बताया था कि कैसे हमारे पास जो मीट्रिक स्पेस है वो नॉर्म स्पेस बन जाती है। और एक टेबल सा भी बना हुआ था अगर आपको कुछ याद हो तो। और थर्ड प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है ये अभी हम रियल एनालिसिस करेंगे। इंशाल्लाह सैटरडे से हमने रियल एनालिसिस पढ़ना स्टार्ट करनी है। और आपको पता है कि रियल एनालिसिस इजी नहीं है, थोड़ी टफ होती है और उसमें बहुत सारी चीजें याद करनी होती हैं क्योंकि कैलकुलस भी अंदर ही आ जाती है। तो हम रियल एनालिसिस और कैलकुलस को इकट्ठे ही सारा कर लेंगे ताकि हमारा एक ही वक्त में जो है वो सिलेबस कवर हो जाए। तो ये हम वहां पर भी इसका प्रूव करेंगे कि एक्स का नॉर्म -y का नॉर्म का मॉड लेस देन इक्वल्स टू दिस होता है। ये एक अहम प्रॉपर्टी है, ये आपने याद रखनी है। वहां पे प्लस में भी आएगी, फिर तब हमारे पास ग्रेटर का साइन यहाँ पे आ जाएगा। माइनस में लेस होता है और प्लस में ग्रेटर होता है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट में डेफिनेशन है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस की। ये भी रियल में आएगी जब हम कंटिन्यूअस और यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस के दरमियान में रिलेशनशिप पढ़ेंगे। वैसे थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा ही होगा कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस क्या होता है, और कंटिन्यूअस और यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस में थोड़ा बहुत आपको रिलेशनशिप भी शायद याद हो कि हर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, लेकिन जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होता। ये इसके दरमियान में रिलेशनशिप है। पेपर में सारी बात है वो डेफिनेशन तो नहीं देगा क्योंकि अब उसको पता है कि आपने रट्टा लगाया होगा। बात कहाँ पर आएगी, बात आएगी एमसीक्यू में। वो ऐसे भी नहीं पूछेगा कि यूनिफॉर्मली में क्या होता है। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस में आपको पता है कि अगर हम मॉड लेते हैं दो नॉर्म स्पेसेस का तो वो लेस देन एप्सिलॉन होता है। अब ये बात बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन जो बात नहीं पता उसने वो पूछनी है। बात कैसे पूछेगा, वो कुछ ऐसे पूछेगा, वो आपको दे देगा फंक्शन ऐसे ये लिखा हुआ है। अब ए ऑप्शन में क्या देगा, स्टेटमेंट में लिखेगा कि फॉर अ नॉर्म स्पेस टेक अ फंक्शन दिस। अब वो ऑप्शन में क्या पूछेगा, ऑप्शन में पूछेगा ए में कि ये हमारे पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, बी में पूछेगा कंटिन्यूअस है, सी में कह सकता है कि वेक्टर स्पेस है, डी में कह सकता है कि मीट्रिक स्पेस है। अब आपने चारों में से एक ऑप्शन चूज करना होगा कि क्या है ये। अगर आपने क्वेश्चन याद किया है, सिंपल वर्डिंग में सवाल ही आपने याद किया, आपने इसको समझा नहीं, आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट याद थी, फिर आप कह दो कि हाँ कि मैंने ये पढ़ा था एक बार, तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। सिमिलरली वो ये स्टेटमेंट लिख सकता है और ए बी सी डी में ऑप्शन दे देगा, बताओ ये क्या है, कंटिन्यूअस है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, मीट्रिक स्पेस बना रहा है, ये क्या बना रहा है। तो आपको एक तो आइडिया ये होगा यहाँ से देख के कि ये नॉर्म में जा रहा है, क्योंकि वो ऊपर डिफाइन लाजमी करेगा कि हम नॉर्म के अंदर हैं। तो जब आपको नॉर्म से हिंट मिल जाएगा कि ये नॉर्म वाले चैप्टर में से आया यानी फंक्शनल में से आया हुआ है, क्योंकि वहां तो सारे एमसीक्यूज मिक्सअप होते हैं, तो पता नहीं चलता कि वो टोपोलॉजिकल एनालिसिस में से आ रहा है, सॉरी टोपोलॉजिकल स्पेस में से आ रहा है या कहाँ से आ रहा है, या मीट्रिक से भी वो दे सकता है। तो आपको पहली वाली स्पेस से आइडिया हो जाएगा कि आप टोपोलॉजी में हो या फंक्शनल के अंदर हो। फिर आपको ये चीज याद आ जाएगी कि हाँ आपने वहां पे किया था कि ये कंटिन्यूअस है। तीसरी में वो ये एग्जांपल दे सकता है और पूछेगा कि ये कंटिन्यूअस है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है या क्या है। अब ये तो देखें आपने याद कर लिया, लेकिन अभी भी आपको वहां पे कंफ्यूजन होगी। क्यों, क्योंकि आपको एक और रिलेशनशिप का पता है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस के दरमियान में कि एवरी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट द कंटिन्यूअस मे और मे नॉट बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस।
तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब मैं यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस पे टिक लगाना है या कंटिन्यूअस पे लगाना है, क्योंकि इनका भी तो रिलेशनशिप है। आप ये भी तो सोच सकते हो कि अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो वो कंटिन्यूअस भी लाजमी होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है या ऑप्शन बी करेक्ट है, इधर आपको मुश्किल होना स्टार्ट हो जाएगी। वैसे तो अगर आपके पास कंटिन्यूअस का ऑप्शन नहीं दिया, फॉर एग्जाम्पल यही एमसीक्यूज आ जाता है और कंटिन्यूअस वाला ऑप्शन नहीं दिया, तब तो बेस्ट है, फिर आप यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस पे टिक लगा दोगे। अगर उसने कंटिन्यूअस भी दिया है और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी दिया है तो आप कंटिन्यूअस पे टिक करोगे उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि आपको पता है हर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, सो दैट इज वाई आप कंटिन्यूअस पे जाओगे। तो यही आपने ध्यान रखना है, वहां पे दो स्टेटमेंट का एट अ टाइम यूज हो सकता है। अभी हम टोपोलॉजी करेंगे, उसमें हम करेंगे सेपरेशन एग्जाम्स। तो सेपरेशन एग्जाम्स में बहुत कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि वो ये पूछ लेता है कि आपको स्पेस दिया है, ये T0 है, T1 है, T2 है या T3 है। फिर वहां पे हम ये कहते हैं कि हर T2 T3 होती है, लेकिन T3 T2 नहीं होता। फिर बच्चे उधर भी बहुत कंफ्यूजन उनको स्टार्ट हो जाती है। तो अपने माइंड में आपने क्या करना है, एक ना सेटअप सा बना लेना है, एक टेबल टाइप चीज बना लेनी है, जिससे आपको थ्योरम्स के दरमियान में रिलेशनशिप्स याद हो जाए। क्योंकि वहां जाके जाहिर बात है मिक्स तो होगा, अब ये मैं नहीं कहती कि मिक्स नहीं होगा, मिक्स तो लाजमी होगा ही होगा। लेकिन आपने माइंड में कुछ कुछ अहम अहम बातें याद कर लेंगे, स्पेशली जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि अभी हम पास्ट पेपर्स भी करेंगे, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। और जो 2020 का हुआ था उसमें बहुत टफ एमसीक्यूज आए थे, उसमें मुश्किल थे काफी ज्यादा, इजी बिल्कुल भी नहीं था। और वैसे भी आपको पता है वो डायरेक्ट स्टेटमेंट बहुत कम देता है, वो मोस्टली ऐसे घुमा के देता है कि जिसका हमें आइडिया भी नहीं होता है कि ये आ सकता है वहां पे। और ये भी पेपर में आया था एक बार, पेपर में उसने पूछा हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्म स्पेस। अब ए में उसने कोई दे दिया था, इसमें से उसने कोई ना कोई लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर उसने ये लिख दिया था, फिर बी, सी और डी में उसने एक में लिख दिया रैशनल नंबर, दूसरे में उसने लिख दिया था इरेशनल नंबर, तीसरे में उसने कोई और ही फंक्शन अपनी तरफ से लिख दिया था जो नहीं बन रहा था नॉर्म स्पेस। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि आर हो गया, सी ले लो, आर एन ले लो, सी एन ले लो, एल पी एन ले लो, एल इन्फिनिटी ले लो, सी नॉट, C1, सी ए बी, ये सेट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन है। इसके प्रूफ भी हैं, लेकिन इसके प्रूफ बहुत बड़े हैं। और जाहिर बात है आपने इनके प्रूफ से आपको कंसर्न नहीं है, आपने जस्ट ये याद रखना है कि ये सारी चीजें नॉर्म स्पेसिस होती हैं। उधर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप करने बैठो कि क्या था क्या नहीं है, तो इसको आप फिंगर टिप्स पे याद रखें कि एल एन ले लो, एल इन्फिनिटी ले लो, तो ये हमारे पास नॉर्म स्पेसिस होती हैं। अब नेक्स्ट हमारा अहम टॉपिक है बनाक स्पेस। जो लास्ट टाइम 2020 में आया था वो आया था फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में से। वो हम अभी बनाक स्पेस के बात करते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम इसको डील करते हैं। तो बनाक स्पेस हमारे पास एक कंप्लीट नॉर्म स्पेस होती है। तो कंप्लीट नॉर्म स्पेस का मतलब ये है कि कंप्लीट का, अगर आपको याद हो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ये कंप्लीट स्पेस एक ऐसी स्पेस होती है जिसमें जो भी कॉची सीक्वेंस लें वो कॉची सीक्वेंस उसके अंदर ही कन्वर्ज कर जाए। तो फिर काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम कॉची सीक्वेंस क्या होती है। तो कॉची सीक्वेंस ये होती है कि अगर हमारे पास कोई से भी दो पॉइंट्स गिवन है, एक XM है एक XN है, अगर इसका नॉर्म लें और वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए तो हम कहते हैं कि कॉची सीक्वेंस है। टोपोलॉजी में इसका बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया हुआ है, तो वहां पे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि काशी सीक्वेंस क्या होती है। उसके बाद है कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस। ये दो डेफिनेशन मैंने इसलिए लिखी है ताकि आपको कन्वर्जेंस में और काशी में डिफरेंस पता चल जाए क्या होता है। देखें इसमें है XM माइनस XN, जबकि कन्वर्जेंस तो बिल्कुल बच्चों वाला डेफिनेशन है, या आपने रियल में हर जगह पहले पहले पेज पे ये डेफिनेशन आ जाती है कि कन्वर्जेंस क्या होता है। तो उसमें हम कर लिखते हैं XN माइनस एक्स। अब वैसे वहां पे डिस्टेंस यूज किया जाता है, बट हम नॉर्म में हैं, सो इसलिए यहाँ पे नॉर्म का साइन है। अगर मीट्रिक में होगा तो डिस्टेंस यूज करेंगे आप, नॉर्म में है तो डबल बार का साइन यूज करेंगे। तो ये हमारे पास अब कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है, अगेन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब आपने देखना है कि बनाक स्पेस क्या होती है। बनाक स्पेस अ नॉर्म स्पेस एनी सेट ऑफ बनाक स्पेस इफ इट इज कंप्लीट, द कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस इज कॉल्ड अ बनाक स्पेस। पेपर में वैसे उसने पूछा हुआ था बनाक स्पेस और नॉर्म स्पेस के दरमियान में रिलेशनशिप था। वो ये था कि उसने ये पूछा था कि बताओ कि कौन सी स्पेस, क्या नॉर्म बनाक होती है या बनाक नॉर्म होती है। तो इनके दरमियान में भी सेम जैसे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस में रिलेशनशिप है, इसके दरमियान भी ऐसे ही रिलेशनशिप है कि एवरी बनाक स्पेस इज अ नॉर्म स्पेस बट अ नॉर्म स्पेस नीड नॉट बी अ बनाक स्पेस।
क्योंकि पहले देखें, आप यूं सोच सकते हैं, पहले हमने नॉर्म का टॉपिक पढ़ा, फिर हमने बनाक का पढ़ा, तो इसका मतलब हम छोटे से बड़े की तरफ गए हैं। तो इसका मतलब कि जो बड़ी वाली चीज है वो छोटी तो जाहिर बात है लाजमी होगी, लेकिन छोटी लाजमी तो नहीं है कि बड़ी हो सकता है कुछ कंडीशन ऐसी हो जो वो सेटिस्फाई ना करती हो। ये सोच के आप भी इसका आइडिया माइंड में बिठा सकते हैं। मोस्टली वैसे वो इसी टाइप की चीजें पूछता है, क्योंकि उसको पता है ये चीज तो बच्चे को भूल ही गई होगी ना, उसको ये याद नहीं होगा। और ये अक्सर औकात एक दो बार नाम भी पूछा होगा उसने कि किसने इसको किया था, स्टीफन बनाक ने इसको किया था। वैसे डेट्स बहुत कम पूछी जाती हैं, अगर पूछी भी जाती हैं तो फिजिक्स का आया था एक बार एमसीक्यू, तो उसमें था कि जी वालेकुम सलाम। अच्छा फिर मैं भी रिकॉर्डेड भेज दूंगी, तो अभी तो मैं लेक्चर ले रही हूँ। अच्छा चलो मैं करती हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने इसका जो मेन नोट है, अब नोट का मतलब मेरा समझिएगा, यहाँ पे नोट का मतलब है कि ये एज ए एमसीक्यूज है और इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आया भी हुआ है। एक्स्ट्रा चीज मैं यहाँ पे बहुत कम लिखूंगी, जो जितनी चीजें मैंने लिखी हैं वो मेन चीजें ही हैं, आपने इसको लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना, ये चीज याद रखिएगा। क्योंकि मैं फजूल में आपको ना कोई स्टेटमेंट देने वाली हूँ ना, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो मेरे नोट्स को लाइटली आपने बिल्कुल भी नहीं लेना, ये चीज याद रखिएगा। बिकॉज मैं बहुत ज्यादा पास्ट पेपर्स रीड करके, काफी बुक्स का कंपैरिजन करके फिर इसको लिखती हूँ, और जो पेपर में आता भी है वही लिखा होता है। सो दैट इज वाई आपने नोट्स को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। पेपर में अब ये पूछा हुआ था उसने, क्यू का पूछा हुआ था और पी एन का पूछा हुआ था। उसने कहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बनाक स्पेस। ए में उसने दे दिया था क्यू, आगे में उसने जो ऑप्शन दिए थे वो दी थी जो बनाक स्पेसिस थी, यानी इसमें से उसने बी सी डी दे दिया था। लेकिन उसने पूछा था कि वो बतानी है जो बनाक स्पेस ना हो। तो ना हो में ये क्यू है और जस्ट सेट ऑफ पोलिनोमियल्स है बस। इस दो के अलावा जितनी भी स्पेसेस होती हैं वो सारी की सारी बनाक स्पेसेस होती हैं। जाहिर बात है वो ऐसी चीज देगा जो छोटी सी हो और स्टूडेंट की उस पर नजर भी ना गई हो, उसके उसके तो माइंड में यही चीज होगी ना कि बच्चे को ना ही आता हो। सो इस चीज को आपने लाइट नहीं लेना, इसको याद रखिएगा कि क्यू और पी एन सेट ऑफ पोलिनोमियल्स ये बनाक स्पेस नहीं होता, बाकी सारा का सारा होता है। और दूसरी ये है कि अगर एन आपके पास नॉन लीनियर स्पेस है और वो स्पेस एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तब आपके पास जो स्पेस है वो बनाक स्पेस कहलाती है। वो पूछ सकता है कि इन अ नॉर्म स्पेस एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज ऑलवेज अ, ए में बनाक स्पेस, बी में कुछ और देगा वेक्टर स्पेस, फिर मेट्रिक स्पेस कुछ भी दे देगा। मोस्टली वैसे वो जो देता है ना ऑप्शन में, वो स्पेसिस के नाम देता है ताकि बच्चे को कंफ्यूजन हो जाए कि वो किस सब्जेक्ट के अंदर है। वो वेक्टर दे सकता है, मीट्रिक दे सकता है, फिर आपको स्टेटमेंट मिक्स होने लग जाएंगे, क्योंकि अभी हम रियल करेंगे तो रियल में ये चीज दोबारा आएगी, फिर वहां पे थोड़ा आपको मसला हो सकता है। बट स्टेटमेंट हर जगह पे सेम ही होती है। नेक्स्ट इक्विवेलेंट नॉर्म है। इक्विवेलेंट नॉर्म के थ्योरम्स की स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट शॉर्ट सी हैं और आने के चांसेस तो बहुत ज्यादा होते हैं। बस इक्विवेलेंट नॉर्म की ये स्टेटमेंट है मेन, कि अगर आपके पास नॉर्म वन और नॉर्म टू, यहाँ पे वन टू का मतलब है कि ये पहली नॉर्म स्पेस है और इसका मतलब है कि दूसरी नॉर्म स्पेस है। इक्विवेलेंट का मतलब है कि दो चीजों को, अगर आपको याद हो कि इक्विवेलेंस क्या होता है, इक्विवेलेंस में ये था कि हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं कि वो स्ट्रक्चर वाइज शेप वाइज सेम है कि नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं ये जो इक्विवेलेंट नॉर्म है ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज पर अप्लाई करते हैं। और आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे ये तीनों प्रॉपर्टीज अप्लाई करने का मतलब ये है कि हम उन दो चीजों को कंपैरिजन कर सकें और बता सकें कि उनका स्ट्रक्चर और शेप वाइज वो किस तरीके से सेम है और किस तरीके से वो सेम नहीं है। बट जो हमारे पास नॉर्म है इसमें आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है इक्विवेलेंट नॉर्म की। इसमें ए और बी हमारे पास कोई स्केलर है, ये सेकंड नॉर्म है एंड में, और सेंटर में जो है फर्स्ट वाली नॉर्म आती है, तब हम कहते हैं कि दो हमारी नॉर्म स्पेसिस इक्विवेलेंट है। अब वो घुमा के दे सकता है कि वो ये जो टू लिखा है इधर वन कर सकता है, इधर वन कर देगा, इधर वो टू करके दे सकता है, वो कह सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तब जाहिर बात है आपने याद रखा होगा कि फर्स्ट और लास्ट में सेकंड सेकंड आएगा और सेंटर में हमेशा वन आएगा। ये तरीका बता रही हूँ याद करने का, अगर आप साथ साथ ही रिवाइज करते जाएं तो आपको ही फायदा है, आपको बाद में इतना पढ़ना भी नहीं पड़ेगा।
ये लाइन मैंने बता दिया है कि एवरी इक्विवेलेंट नॉर्म इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जाहिर बात है इक्विवेलेंट का जिक्र है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन लाजमी बनाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये आ चुकी है। इसमें उसने ये पूछा था कि अगर हमारे पास दो इक्विवेलेंट नॉर्म है तो उसमें क्या चीज सेम है, उसमें टोपोलॉजी सेम होती है। उसने ए बी सी डी में एक में कह दिया था मीट्रिक, एक में टोपोलॉजी कह दिया, दूसरे में उसने अपनी तरफ से कोई ना कोई नाम लिख दिया, बना के लिख दिया था एक में मेरे ख्याल से, और ऐसे ही कुछ फजूल से लिख दिए थे। कम्पैक्ट और कनेक्टेड भी आगे पढ़ेंगे तो उसने ये भी ऑप्शंस में दिए हुए थे। तो आपने ये स्टेटमेंट याद रखनी है कि जो इक्विवेलेंट नॉर्म है वो हमेशा टोपोलॉजी बनाता है, और उसकी जो टोपोलॉजीज होती हैं दो इक्विवेलेंट नॉर्म की वो सेम होती है। ये चीज आपने याद रखनी है। जो हाँ ये आया था पेपर में लास्ट टाइम 2020 में। उसने ये कहा था कि जो आपके पास फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस है वो क्या होती है। ए में था क्लोज्ड, बी में था कम्पैक्ट, सी में उसने पूछ लिया था क्लोज्ड एंड कनेक्टेड, और डी में उसने कम्पैक्ट पूछ लिया था। अब आपने ये स्टेटमेंट सारी बातें याद की होगी तो आप ये चीज याद रखिएगा कि जो फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस होती है, फाइनाइट डायमेंशन का मतलब है कि डायमेंशन का मतलब है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन है, फाइनाइट का मतलब काउंटेबल है। मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट दे दूं फाइनाइट और काउंटेबल के दरमियान में, कि व्हाट इज फाइनाइट सेट एंड काउंटेबल सेट। ये भी आप रियल में भी स्टडी करेंगे, काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट। उसके मेरे ख्याल से सेकंड चैप्टर के स्टार्ट में ही इसको अच्छे से बताया गया है। लेकिन टोपोलॉजी में भी इसका जिक्र है जब हम कम्पैक्ट सेट और लिंडल ऑफ स्पेस का जिक्र करते हैं। तो मैं सिंपल वर्डिंग में बताती हूँ फाइनाइट और काउंटेबल क्या होता है। बुक में जो ऑफिशियल डेफिनेशन लिखी होती है काउंटेबल सेट की, कि काउंटेबल सेट एक ऐसा सेट होता है जो कि नेचुरल नंबर्स के साथ बाइजेक्टिव होता है। इसका मतलब ये है कि ऐसी चीज जिसे हम काउंट कर सकें वो काउंटेबल कहलाती है। फिर क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या काउंटेबल सेट फाइनाइट होता है या इनफाइनाइट होता है। तो काउंटेबल सेट फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप क्या है, फाइनाइट और काउंटेबल। ये चीज याद रखिएगा कि हर जो फाइनाइट सेट होता है, एवरी फाइनाइट सेट इज काउंटेबल, बट अ काउंटेबल सेट मे और मे नॉट बी फाइनाइट। अभी आगे टोपोलॉजी में जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप डेफिनेशन याद रखेंगे फाइनाइट और काउंटेबल की। और दूसरा आपने ये चीज याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। उसने एमसीक्यूज में ये चीज दी हुई थी और ए बी सी डी में ये ऑप्शन दे दिए थे, ये तीन दे दिए थे। उसने कहा था कि इसका फॉर्मूला क्या है, जरा बात है इसका फॉर्मूला ये वाला है। तो आपने फॉर्मूला इसका याद रखना है कि अगर जीरोथ नॉर्म, जीरो का मतलब है जीरो नॉर्म, बेस में जीरो लिखे है, इसका मतलब वन नॉर्म है, इसका मतलब सेकंड नॉर्म है। उसने बस नेम दे दिए हैं। तो आप इसका स्पेसिफिक फॉर्मूला, इसका प्रूफ भी है और इसके प्रूफ दो तीन पेजेस का है। बट आप ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। आपको पता है कि मैंने पीछे कोई फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, मैंने सिर्फ यही लिखा है इधर, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। सो इसको याद रखिएगा। और उसने कम्पैक्ट से दिया था एक एमसीक्यू, उसने ये पूछा हुआ था कि आपके पास जो नॉर्म डिफाइन करते हैं। हम्म, हाँ जी, उसने कहा था कि आपने एक सबसेट लिया नॉर्म स्पेस का, अब ये बताओ वो क्या है। उसने कम्पैक्ट कह दिया था, उसने पूछा था वो क्लोज्ड होता है, ओपन होता है, क्लूपन होता है। क्लूपन का मतलब है जो एट अ टाइम ओपन भी हो एंड क्लोज भी हो, उसे क्लूपन सेट कहते हैं। डी में उसने अनबाउंडेड दे दिया था। तो ये चीज याद रखिएगा कि जो सेट कम्पैक्ट होता है वो लाजमी तौर पे क्लोज भी होगा। कम्पैक्ट भी वैसे अभी हम आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे, बट यहाँ पे शॉर्ट सी डेफिनेशन लिखी है कि कम्पैक्ट स्पेस हमारे पास एक ऐसी स्पेस होती है जिसकी जो सब सीक्वेंस है वो भी कन्वर्जेंट हो। यानी कम्पैक्ट स्पेस होती है असल में हमारे पास एक ये टोपोलॉजी का टॉपिक है असल में। तो इसमें हम एक स्पेस कंसीडर करते हैं, उस स्पेस में जो सीक्वेंस होती है वो कन्वर्जेंट होती है। अगर हम उस सीक्वेंस की एक छोटी सी सब सीक्वेंस लें, अगर वो सब सीक्वेंस भी उसी के अंदर कन्वर्ज हो जाए तो हम कहते हैं कि वो कम्पैक्ट स्पेस है। और आपको पता है कि जो चीज अपने ही सेट के अंदर जा रही होती है तो उसे क्लोज्ड भी कहते हैं। ये ग्रुप थ्योरी में आएगा और टोपोलॉजी में भी आएगा, जब हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं किसी सेट का। कॉम्प्लीमेंट तो बच्चों वाली बात है, फिर उसमें हम कॉम्प्लीमेंट ले, ये कॉम्प्लीमेंट उसी सेट के अंदर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि वो सेट क्लोज्ड कहलाते हैं। तो याद रखने का तरीका ये है, सी से कम्पैक्ट याद रख लें और सी से क्लोज याद रखें। ये जो सेट कम्पैक्ट है सारे बात है वो क्लोज भी होगा। उसके बाद उसने कहा था, ये वैसे मैंने सिंपल सी एग्जांपल लिखी है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा फिर भी इसको रीड कर लीजिएगा। अब अगर वो ये पूछ ले कि आपके पास नॉर्म स्पेस क्लोज्ड है और बाउंडेड है, तब वो स्पेस क्या होगी, तब वो बनाक स्पेस होगी। बीसीडी में भी कुछ भी दे सकता है। तो ये चीज याद रखिएगा। ये एक्सरसाइज का नोट है। अब मैंने बुक अभी सेंड करती हूँ आप लोगों को, टोपोलॉजी की ऑफिशियल बुक जहाँ से हमने फॉलो करना है।
वहां पे एक्सरसाइज में स्टेटमेंट दिया है कि अगर आपके पास कोई नॉर्म स्पेस है और उसमें काउंटेबल बेसिस हैं, तब एन आपके पास एक सेपरेबल स्पेस होगी। वैसे सेपरेबल टोपोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि सेपरेबल स्पेस क्या होती है। सेपरेबल स्पेस एक ऐसी स्पेस होती है जिसमें काउंटेबल डेंस सबसेट्स एग्जिस्ट करते हैं। काउंटेबल का मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसको गिन सकते हैं। और डेंस का मतलब क्या होता है? डेंस का मतलब है कि अगर कोई सेट आपके पास डेंस है, चले एन को डेंस कह लेते हैं, अगर एन डेंस है यानी सेपरेबल है, तो इसका मतलब एन का अगर क्लोजर लें और क्लोजर पूरी स्पेस के बराबर हो जाए, किसी भी स्पेस जो आपको गिवन है उसके बराबर हो जाए, तो आप कहते हो कि एन आपके पास डेंस सेट है। और अगर ये सेट काउंटेबल है यानी एलिमेंट्स हम काउंट कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि उसके अंदर काउंटेबल डेंस सेट है, और जो काउंटेबल डेंस सेट होता है उसे सेपरेबल कहते हैं। फिलहाल अभी आपको इसको हिंट से याद कर लें। टोपोलॉजी में हम इसके एग्जांपल्स भी करेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हम सेपरेबल स्पेस को चेक करते हैं। ये कुछ सिंपल से एमसीक्यूज हैं, बिल्कुल बच्चों वाले बेसिक से हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ऊपर जो मैंने जितनी स्टेटमेंट लिखी है उसको मैंने शॉर्ट में यहाँ पर बता दिया है। सबसे पहला है कि अगर आपके पास एन नॉर्म स्पेस है तो उसमें क्या चीज कन्वर्जेंट होती है। तो जरा पता काशी सीक्वेंस हमने कहा था कि काशी सीक्वेंस उसमें कन्वर्जेंट है, ये आप जुबानी बता सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि जो स्पेस कंप्लीट है उसे क्या कहते हैं? बर्नाक स्पेस कहते हैं। यूनिटरी स्पेस अगर आपको याद हो तो क्या चीज थी? आर एन। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि आर एन और सी एन, ये दो स्पेसिस का मैंने जिक्र बताया था। आर एन को हम कहते हैं कि यूक्लिडियन स्पेस है, और सी एन को मैंने कहा था यूनिटरी स्पेस है। मैं अगेन रिवाइज कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू। तो इसमें हमारे पास ये वाला ऑप्शन ट्रू है, ये लेस वाला ट्रू है। इक्वल भी है लेकिन सेकंड कंडीशन नहीं थी। अगर दो ऑप्शंस को कंपैरिजन करूँ तो ये वाला ज्यादा बेस्ट लग रहा है। और वैसे भी एमसीक्यूज में ऊपर इधर लिखा होगा चूज द सूटेबल ऑप्शन, ये नहीं कहा होगा सूट द करेक्ट ऑप्शन। आपने उसको चूज नहीं करना, आपने जो है वो सूटेबल ऑप्शन चूज करना है। तो जो आपको सही लगे थोड़ा बहुत उसी को चूज कीजिएगा। नेक्स्ट में है कि a subset M of a space X is said to be compact if every sequence in M has a convergent subset। सेम ऊपर वाली स्टेटमेंट लिखी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। उसके बाद आपने देखना है कि कंपैक्ट सबसेट M of a metric space X is both closed and bounded। ओपन वाला ऑप्शन नहीं है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड, ये सेम वही बात लिखी है। और बनाक स्पेस आपको पता है हमारे पास एक कंप्लीट स्पेस होती है, इसको बता चुकी हूँ। ये वैसे आगे जाके हम पढ़ेंगे टोपोलॉजी में कि डुअल स्पेस क्या होती है, तो इसको याद रख ले कि जो डुअल नॉर्म स्पेस होती है वो बनाक स्पेस होती है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, कि बनाक स्पेस इज हिल्बर्ट स्पेस इफ इट सेटिस्फाई पैरेललोग्राम लॉ। ये पेपर में आया था लास्ट टाइम पे कि जो बनाक स्पेस हिल्बर्ट स्पेस कब होती है। पहले में उसने पैरेललोग्राम ला दिया था, नेक्स्ट में पाइथागोरन थ्योरम, फिर जनरलाइज पाइथागोरन थ्योरम, और डी में उसने कोई और ऑप्शन दे दिया था। तो याद रखिएगा जो बनाक स्पेस है वो पैरेललोग्राम लॉ को सेटिस्फाई करता है। और मैंने पैरेललोग्राम लॉ की आपको स्टेटमेंट भी उस टाइम बताई थी, कुछ याद हो, इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर। और दूसरा है कि एवरी सबस्पेस वाई ऑफ अ बनाक स्पेस एक्स इज कंप्लीट इफ एंड ओनली वाई इज क्लोज्ड। ये सिंपल वही क्लोज वाली स्टेटमेंट है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कल हमने इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज करने हैं, और परसों हम सारे पास्ट पेपर्स के करेंगे। और आपने इन लेक्चर्स को प्रिपेयर करना है बिकॉज फ्राइडे को हमारा क्विज होगा। और क्विज में मैंने मोस्टली जो है वो पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज देने हैं, या मुश्किल से मुश्किल देना, इजी बिल्कुल नहीं होगा। सो आप अच्छे से उसको प्रिपेयर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।